नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक। की स्टडी विद श्लोक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड लगभग सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलते हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती हैं। स्पेशली रीजनिंग और ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के साथ में आपके यूपी स्पेशल की सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की थी। तो अब अगर हम बात करते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के उपराष्ट्रपति। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने आपको भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कुछ तथ्य दिए हुए थे, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के प्रत्याशी के बारे में जानकारी दी गई थी और उससे रिलेटेड भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वो जानकारी मैंने आपको दी हुई थी। अब अगर आज हम बात करते हैं तो आज जो बात कर रहे हैं हमारा टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन के ही तुरंत बाद भारत में उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं भारत में उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा की जा चुकी है। 29 जून 2022 को भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की गई थी। लेकिन उसमें चुनाव आयोग के द्वारा यह बात कही गई है कि अगर यदि जरूरत पड़ती है तो 6 अगस्त 2022 अगर भारत में उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव की यानी निर्वाचन की जरूरत होती है तो 6 अगस्त 2022 को वोटिंग होगी और 6 अगस्त 2022 को ही काउंटिंग होगी। मतलब सुबह 10 AM से 5 PM तक वोटिंग होगी और इसी के बाद मतगणना होगी। मतगणना के बाद ही उपराष्ट्रपति की घोषणा होगी। ये विशेष बात, क्योंकि अगर जरूरत पड़ती है, चुनाव आयोग ने क्लियरली ये बोला है कि अगर जरूरत पड़ती है तो 6 अगस्त 2022 मतलब अभी इसी साल 6 अगस्त 2022 को अगर जरूरत होती है तो आपके उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं होती हैं, कैसे कैसे इसका वर्णन कहाँ पे है और ये कहाँ से समाहित होता है, उपराष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये सब चीजें हैं। तो अगर हम टॉपिक की अपने बात करते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, तो देखिए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूं, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो हमारा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मैं सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा, लेकिन ये सबसे स्पेशल चीज है क्योंकि जो हमारे एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे ज्यादा हिट करता है वो यही होता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। वो होता है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है और जो आपके ऑप्शन दिए जाएंगे ये ABCD में कर रहा था, बट ये एक ले लीजिए। देखिए इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यदि बात करते हैं सबसे पहले कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। अगर इसकी हम बात करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, उसमें आपके जो ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा उसमें आपके ऑप्शंस में राज्यसभा सदस्य भी होगा, लोकसभा सदस्य भी होगा, उपसभापति भी होगा और भारत के उपराष्ट्रपति भी होगा। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जल्दबाजी में उन्होंने देखा कि राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो राज्यसभा सदस्य होगा और राज्यसभा सदस्य को क्लिक करके आते हैं और जब बाद में अपने आंसर की मैच करते हैं तो ये उनका विकल्प ये गलत हो जाता है। जबकि जो पदेन सभापति की बात करता है तो हमेशा भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के आपके जो पदेन सभापति होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है वो आपका कहां से लिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो अपने संविधान में है, संविधान में ये आपका जो लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। उसके अलावा भाग
आपकी भाग 5 में जो संघ एवं शक्तियां हैं, उस संघ एवं शक्तियों के अंतर्गत सबसे पहला जो एट था वो आपका राष्ट्रपति था, और आज जिसकी बात हो रही है वो भारत के उपराष्ट्रपति। ये चीजें थी। अब आज जो बात हो रही है वो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी आपको दी जा रही है, और जो हमारा टॉपिक है वो भारत के उपराष्ट्रपति। तो ये जो पद वर्णित है वो यूएसए से लिया गया है, और इसके लिए संविधान में कुछ अनुच्छेद बनाए गए थे। संविधान के भाग 5 में जो अनुच्छेद हैं, तो उन अनुच्छेद में अगर हम बात करें तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति के अगर अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो आपका अनुच्छेद 63 से 71। भारत के उपराष्ट्रपति पद से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं वो 63 से लगा करके 71 तक इनमें भारत के उपराष्ट्रपति पद का विवरण है, जिसमें अगर हम प्रमुख रूप से बात करते हैं तो लगभग 4 से 5 अनुच्छेद हैं, क्योंकि हमें 63 से 71 लगभग 8 से 9 अनुच्छेद होते हैं, लेकिन हमें सभी अनुच्छेद नहीं पढ़ना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वही आपको पढ़ने हैं, क्योंकि अगर हम पूरे पढ़ने की बात करें तो वो हमारी बुक में ऑलरेडी है। अगर बुक से ही हमें पढ़ना हो तो फिर हमें इस प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत है। और अगर आप कीएसटीडी विद श्लोक में पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ स्पेशल चीजें ही मिलेंगी, और जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं मैं वही आपको बताऊंगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो अनुच्छेद 63 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 63 में जो कहा गया है, जो भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, और जो भारत में राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी दी गई है वो यहां पे दी गई है। तो इसमें भारत के उपराष्ट्रपति का पद ये जानकारी हमें दी गई है कि अनुच्छेद 63 में क्या होता है। तो भारत में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी दी गई है। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 64 की, तो अगर अनुच्छेद 64 की बात करें तो अनुच्छेद 64 में सबसे क्लियरली ये बोला गया है, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें जो अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था वो राज्यसभा का पदेन सभापति, ये राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, या इसके अलावा देखिए दोनों चीजें आपको मिल सकती हैं। कहीं कहीं आपको ये लिखा मिलेगा कि जो है राज्यसभा का पदेन सभापति, ये चीज, और कहीं कहीं आपको ये मिलेगा। अगर एग्जाम को एग्जामिनर थोड़ा सा टफ करेगा तो वो ये विकल्प देगा आपको, वो ये विकल्प ना दे करके वो ये विकल्प देगा। तो अगर अनुच्छेद 64 की बात करते हैं तो उसमें राज्यसभा का पदेन सभापति मतलब भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है उसकी जानकारी हमें दी गई है, और राज्यों की परिषद का सभापति, ये उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने के साथ साथ ये राज्यों की परिषद का भी सभापति होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अब अगर इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 65 की, देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं क्रम से बता रहा हूं, लेकिन मैं क्रम से नहीं बता रहा हूं, अभी जो इंपॉर्टेंट है केवल वही बता रहा हूं। अब अनुच्छेद 65 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 65 में सबसे क्लियरली बोला गया है कि भारत में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेगा, मतलब राष्ट्रपति के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उनका निर्वहन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये कहा गया है के कर्तव्यों का देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भारत में राष्ट्रपति नहीं होता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति किस प्रकार से करता है, तो ये जानकारी उसमें दी गई है। अब इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए ये उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग जरूर किसी भी एग्जाम में देखिएगा तो ये जरूर माइंड में रखिएगा कि अनुच्छेद 64 के बारे में। अब अनुच्छेद 64 देखिए मैंने आपको अनुच्छेद 63, 64, 65 बताया। अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो वो बात करते हैं अनुच्छेद 66 की। तो अनुच्छेद 66 में जो है वो आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव,
उपराष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो जो विवरण दिया गया है वो अनुच्छेद 66 में दिया गया है। अब अगर अनुच्छेद 66 की हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसमें कैसे क्या होता है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कितने लोग कौन कौन वोट डालेंगे, इन सब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जानकारी हमें दी गई है अनुच्छेद 66 में। अब अगर अनुच्छेद 66 के बाद अगर हम अनुच्छेद 67 की बात करते हैं, 67, अगर 67 की बात करते हैं, 67 की बात करते हैं तो 67 में क्लियरली कहा गया है कि जो भारत में उपराष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, क्योंकि बहुत लोगों को यह लगता है कि जो भारत में उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो लोग 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष हिट कर देते हैं कि भारत में जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन 6 वर्ष नहीं होगा, 6 वर्ष केवल राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति भारत में उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये जरूर याद रखिएगा, 6 वर्ष कोई हिट नहीं करेगा, 6 वर्ष केवल राज्यसभा के सदस्यों का होता है। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए 67 के बाद 68 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो अनुपस्थिति और आकस्मिक निधन से रिलेटेड है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सीधा क्लियरली कहा गया है उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति कैसे शपथ लेता है, किसके अधीन शपथ लेता है या कौन उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, इसका विवरण जो दिया गया है वो हमारे अनुच्छेद 69 में दिया गया। मतलब अगर हम बात करें जो आपको तैयार करना है वो 63, 64, 65, 66, 67 और 69, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इन अनुच्छेदों के अंतर्गत केवल आपको ये अनुच्छेद तैयार करने हैं। और इन अनुच्छेद में भी अगर हम बात करें तो इन अनुच्छेद में केवल आपकी जो आपका है वो 64 और 67 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि 67 में कार्यकाल की बात की गई है और 64 में जो आपके पदेन सभापति की बात की गई है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए ये थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ विशेष स्पेशल या इंपॉर्टेंट आपके अनुच्छेद। अब अगर अनुच्छेद के आगे बढ़ते हैं हम लोग तो अगर बात हम करते हैं सबसे आगे राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो अगर हम योग्यताओं की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता, उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो योग्यताओं में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए तो उसमें देखिए भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। जब आप भारत के नागरिक होंगे तभी आप जो है सभी कुछ कर सकते हैं। भारत से रिलेटेड किसी भी चुनाव में भाग लेने के लिए आपको कोई भी चुनाव हो आपका सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता देखिए दूसरी भी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हर चुनाव के लिए अलग अलग आयु सीमा जो है चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है। तो दूसरा जो है उसमें आयु सीमा है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। 35 वर्ष पूर्ण होने का मतलब यह है 34 वर्ष 365 दिन अगर फरवरी उस साल लीप ईयर की है जिस साल आपका जन्म हुआ है और उस साल से अगर 35 वर्ष पूर्ण होने की बात हो रही है तो उसके लिए आपको 34 वर्ष 366 दिन होना अनिवार्य है। मतलब 35 वर्ष 1 दिन अगर आप हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर 34 वर्ष 364 दिन है तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। या फिर 34 वर्ष 365 जब तक आपकी आयु 35 वर्ष पूर्ण नहीं हो चुकी है तब तक आप भारत में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि दोनों की योग्यताएं लगभग सेम है भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो इसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है लाभ के किसी पद का यूज ना हो, उपभोग ना करता हो।
ये अगर हम बात करते हैं, यहाँ क्लियरली दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है। देखिए ये अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर भारत का योग्यताओं से रिलेटेड, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु सीमा 35 वर्ष पूर्ण की जानी चाहिए, मतलब 35 वर्ष कंप्लीट हो चुके हो, और उसके बाद लाभ के किसी पद का उपभोग करता ना हो। मतलब लाभ के किसी पद का मतलब यह है कि ऐसा जो आपका मतलब कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका विवरण सरकार के पास पहले से हो और आप वहां से धन या किसी स्रोत से आपकी आय हो। अब अगर इसके बाद बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग सदस्य होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग प्रावधान है योग्यताओं का। तो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन राज्यसभा का सदस्य ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा बनने की योग्यता, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता तो रखता हो लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी कि भारत में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भारत में उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो आपके प्रमुख अनुच्छेद थे मैंने उनके बारे में आपको जानकारी दी। उसके पश्चात उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमारी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए ये आपको जानकारी दी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का अगर निर्वाचन की बात करें, इससे पहले मैंने जो आपको राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किया था उसमें आपको राष्ट्रपति चुनाव के बारे में तो जानकारी दी थी, कैसे होता है, किस तरीके से वोटिंग होती है, और यह भी बताया था कि किस तरीके से अनुपातिक वोटिंग होती है। लेकिन उसमें जो एक बात थी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में जो दोनों चीजें कॉमन होती हैं वो होता है मतदान। तो मतदान की अगर हम बात करें, सबसे पहले निर्वाचन की बात करते हैं। निर्वाचन की अगर हम बात करते हैं तो निर्वाचन जो होता है वो सबसे पहले तो एक अनुपातिक चलता है। अनुपातिक के अलावा जो चलता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति। दिख रहा है ना सभी को? देखिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति इसलिए है क्योंकि देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ अलग जो आपके वोटर्स होते हैं वो भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अलग वोटर्स भाग लेते हैं। वो अभी आपको निर्वाचन के बाद निर्वाचन मंडल की बात करता हूं तो निर्वाचन मंडल में मैं बताऊंगा कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, क्योंकि वो मैं दोनों चीजें साथ में आपको बताऊंगा। मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया था राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो जिससे आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा और आप चीजें भूलेंगे नहीं। क्योंकि कभी कभी ये होता है लोग राष्ट्रपति की चीजें उपराष्ट्रपति में मैच कर देते हैं और वहां से चीजें गलत हो जाती हैं। तो ये होना चाहिए क्योंकि इसके लिए जो आपके संसद सदस्य और लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्यों का जो मतदान है, मतदान करते हैं और उनके एक मत का मूल्य जो है वो अलग अलग निर्धारित होता है, तो इसलिए वहां पे अनुपातिक और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का यूज किया जाता है। और ये चुनाव जो होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि ये डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, ये जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद, तो इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं वो निर्वाचन मंडल की बात करते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि कौन कौन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। यहां देखिए मैं साइड में राष्ट्रपति भी का भी लिखूंगा, इसलिए लिखूंगा क्योंकि दोनों का जो अंतर है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि कैसे कैसे लोग वोटिंग करते हैं और कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वहां राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, मतलब ये जो दोनों हैं ये सभी सदस्य भाग लेंगे, सभी सदस्य। जबकि सभी सदस्य में कैसे, देखिए आपके जो करंट में अभी 233 सदस्य हैं राज्यसभा में और 543 सदस्य हैं लोकसभा में। ये कौन से सदस्य हैं? ये वो सदस्य हैं जो निर्वाचित होकर के आए हैं। जबकि अगर एक्स्ट्रा की हम बात करते हैं तो यहां पे 12
और यहां पे 2, ये 2 पद जो आपके हैं ये एंग्लो इंडियन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, एंग्लो इंडियन के लिए, जबकि ये जो 12 हैं ये विभिन्न क्षेत्रों से। अब विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं? विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य, कला, संस्कृति से रिलेटेड जो भी क्षेत्र होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जैसा आपको पता होगा इसके पूर्व में आपके सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर थे और रेखा उन्हीं के साथ में की गई थी, अभिनेत्री थी। उसके अलावा बात करते हैं अगर अमिताभ बच्चन जी हैं, आपकी जया बच्चन जी हैं, ये राज्यसभा सदस्य नॉमिनेट हुई हैं। तो ये चीजें होती हैं कि विभिन्न कला एवं संस्कृति से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, अच्छे लोग जो भी होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। क्योंकि जया बच्चन जो है वो आपकी पार्टी से भी पहुंचती हैं, सपा पार्टी उन्हें यूपी से चुनाव लड़वाती है और वो राज्यसभा सदस्य नॉमिनेट होती हैं। मतलब नॉमिनेट क्या होती हैं, वो निर्वाचित होकर के ही राज्यसभा पहुंचती हैं। तो जो अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो आपके लिए रेखा और सचिन तेंदुलकर जी, ये 2 राज्यसभा सदस्य बनाए गए थे और ये मनोनीत होकर के गए थे। अब अगर बात करते हैं लोकसभा, तो लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन के लिए, ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा प्रमोट होकर के आते हैं। ये एंग्लो इंडियन के लिए पद निर्धारित हैं, मतलब इसमें कोई चिकित्सा, साहित्य, कला का कोई मतलब नहीं है, ये केवल एंग्लो इंडियन के लिए। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो केवल राज्यसभा के 233 सदस्य, लोकसभा के 543 ये सदस्य भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है आपके 233 और 12 ये 245 और ये 545, मतलब कुल मिला के ये लगभग 790 लोग वोटिंग करते हैं आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में। जबकि अगर बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो ये लोकसभा और ये राज्यसभा और ये लोकसभा, ये सदस्य जो निर्वाचित सदस्य हैं ये वोटिंग करते हैं, प्लस सभी राज्यों के एमएलए प्लस दिल्ली और पौंडुचेरी, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके, इनके निर्वाचित सदस्य मतलब 28 राज्यों के आपके एमएलए और दिल्ली और पांडुचेरी, मतलब दिल्ली और पांडुचेरी के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विधायक। मतलब लोग राष्ट्रपति के चुनाव में 233 और 543 और लगभग 4120 आपके टोटल वोटर हैं, जिसमें दिल्ली और पांडुचेरी के भी विधायक शामिल हैं। ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोटिंग करते हैं। ये बात थी आपके निर्वाचक मंडल से। अब अगर इसके अलावा हम बात करते हैं, शपथ की बात करते हैं। देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं, तो सबसे पहले इनके कार्यकाल की बात की जाती है। कार्यकाल के बाद अगर हम बात करते हैं तो कैसे इनका चुनाव होता है। अब चुनाव हो गया, मान लीजिए चुनाव हो गया, चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति बन गए, तो अब उपराष्ट्रपति अगर बन गए तो उपराष्ट्रपति के बाद शपथ। अब बात करते हैं शपथ की, तो शपथ कैसे क्या होगी। तो शपथ के लिए देखिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम शपथ की बात करते हैं तो सबसे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि इन्हें शपथ दिलाने के लिए देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ये सभी को पता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति द्वारा देखिए, ये मैंने ब्लैक पेन से इसलिए लिखा है, ब्लैक मार्कर से, कि अगर राष्ट्रपति अपनी अनुपस्थिति में या राष्ट्रपति चाहता है कि उसके द्वारा नियुक्त वो किसी सदस्य को मनोनीत कर सकता है या उससे बोल सकता है कि मेरी अनुपस्थिति में आपको ये शपथ दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति के द्वारा कोई जो सदस्य नियुक्त किया जाता है वो भी उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। ये मत सोचिएगा कि केवल राष्ट्रपति ही आपका शपथ, भारत के उपराष्ट्रपति को केवल भारत का राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएगा, ये चीज बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिएगा। उसके मतलब राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी सदस्य जो नियुक्त किया जाता है वो सदस्य भी आपका जो है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो इसके बाद बात हो, देखिए नियुक्ति हो गई, शपथ हो गई। अब मान लीजिए शपथ के बाद हम उपराष्ट्रपति बन गए। अब अगर उपराष्ट्रपति बन गए, जैसे हम मान लीजिए कोई इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीत गया, अब इलेक्शन लड़ने के बाद हमारी शपथ हो गई, तो हम पूरी तरीके से
मान लीजिए कि उस चीज को हमने फॉलो कर लिया और हम वो हो गए। अब जैसे मान लीजिए हम छोटी सी बात करते हैं कि हमने एक जो है पार्लियामेंट में लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ा। अब लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ा, लोकसभा सदस्य का चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद देखिएगा कि मतलब लोकसभा में भी सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। अब सदस्य बनने के बाद फिर उसके बात करते हैं कि जो हमारी कार्य एवं शक्तियां हैं जो हमें प्राप्त होती हैं उसकी बात करते हैं। तो जो भारत में उपराष्ट्रपति है, शपथ लेने के पश्चात जब अपना जो कार्यभार ग्रहण करते हैं उसके बाद जो इनकी कार्य शक्तियां होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो कार्य शक्तियों की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति, ये मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का पदेन सभापति, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये कार्य करता है। अब अगर ये बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं, और राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, ना कि एक राज्यसभा सदस्य के रूप में। अब अगर ये बात करते हैं, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ना कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य करता है। तो ये थी। अब इसके बाद मैं दो तरीके से बताऊंगा कि उपराष्ट्रपति किस तरीके से आपके कार्य करता है। वो दो तरीके होते हैं कि जब जैसे भारत में एक तो आपका पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, और जब पदेन सभापति नहीं होता है। अब अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखिए दो चीजें होती हैं, दो चीजें, एक तो पदेन सभापति, और अगर हम दूसरी बात करें तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, और जब दूसरी बात आती है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थित में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो निर्वहन करता है। अनुच्छेद 65 में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के अनुपस्थित में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। वो किस प्रकार करता है देखिए। और जो बात करते हैं वेतन की, यहीं से कार्य के साथ आपके वेतन की, क्योंकि जब कार्य करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। तो पैसा जो हमें मिलता है, तो जब यहाँ पे उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो यहां पे आपको 4 लाख रुपए, आपको 4 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन जब पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है तब उसे यह वेतन मिलता है पदेन सभापति के कार्य के लिए, ना कि एक राज्यसभा सदस्य के लिए। तो उसका वेतन शून्य होता है, उपराष्ट्रपति के वेतन शून्य होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि भारत में उपराष्ट्रपति का वेतन क्या होता है, तो भारत में उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है, लेकिन जो उसे वेतन मिलता है 4 लाख रुपए, वो राज्यसभा का पदेन सभापति जो कार्य करता है उसके लिए मिलता है। अब अगर हम यहां बात करते हैं तो देखिए राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन है। अब अगर बात करते हैं यहां पे, देखिए दोनों, इसीलिए मैंने कार्य आपको साथ में समझा रहा हूं कि जब यहां कार्य करता है तो उसे 4 लाख वेतन मिलते हैं, लेकिन जब भारत में राष्ट्रपति नहीं होते, राष्ट्रपति के अनुपस्थित में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। हालांकि अभी तक ऐसा इतिहास में हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में ये चीज 0 हो जाएगी, मतलब ये वेतन नहीं मिलेगा, 4 लाख रुपए का वेतन नहीं मिलेगा। और जितने दिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा उसके लिए उसे 5 लाख रुपए प्रति महीना, मतलब ये वेतन निर्धारित है। तो अगर 1 माह कार्य करता है तो उसे 5 लाख रुपए का वेतन दिया जाएगा, लेकिन उस स्थिति में ये वेतन उपराष्ट्रपति को नहीं प्राप्त होगा। ये आपके सबसे बड़ी बात थी कि ये कैसे क्या होता है। अब कार्य के बाद अगर हम बात करते हैं कि हम कितने दिन तक कार्य करेंगे, कब तक काम नहीं करेंगे, तो जो उपराष्ट्रपति होता है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 5 वर्ष होता है।
अगर इसके अलावा हम एक्स्ट्रा बात करते हैं, अगर एक्स्ट्रा की हम बात करते हैं तो एक्स्ट्रा अगर हम बात करें तो देखिए ये उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति के अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्ष होता है, और राष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो ये भी 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा सदस्य की अगर हम बात करें तो 6 वर्ष। देखिए ये तीनों लिखने का एक रीजन है एक साथ। देखिए लोगों को कंफ्यूजन यहां और यहां होता है, ये और ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। तो ज्यादातर लोग वो 6 वर्ष हिट कर देते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का जो ओरिजिनल कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के बारे में जानकारी इसलिए साथ में लिखी क्योंकि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके अलावा आपके जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा सदस्य केवल राज्यसभा सदस्य ओनली, केवल राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अब अगर इसकी बात करते हैं, देखिए कार्यकाल भी हो गया। अब कार्यकाल के बाद अगर हम बात करते हैं कुछ क्रम से, आज मैं सभी चीजें क्रम से बता रहा हूं कि कौन कैसे क्या क्या उपराष्ट्रपति के कार्य हैं और क्या क्या करता है। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो सबसे लास्ट में अगर हम अपना कार्य, हमें अपने कार्य से संतुष्टि नहीं, हम अपना कार्य नहीं करना चाह रहे हैं, कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो हम अपना त्यागपत्र जो है, उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र, देखिए दोनों चीजें मैं लिखूंगा, 2 चीजें फिर से यहां पे त्यागपत्र की बात करेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। डिफरेंट कलर है तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। देखिए जो उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। देखिए ये नीचे एरो बना है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, जबकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब एक चीज याद रखिएगा, जब ये पद रिक्त होता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको देता है। और राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने की सिचुएशंस में भी यही चीज लागू होती है। तो मतलब अगर त्यागपत्र की बात करें तो दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अब अगर हम इसके अलावा एक्स्ट्रा की बात करते हैं, देखिए ये आपके उपराष्ट्रपति पद से रिलेटेड चीज थी। अब अगर थोड़ा सा स्पेशल बात करते हैं तो कुछ डाटा है जो डाटा आपके एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी हाल ही के एनटीपीसी के एग्जाम में वो चीजें बहुत हिट की गई हैं, क्योंकि ये चीजें सभी को ज्यादातर ज्ञात होती है। तो इन चीजों से अब थोड़ा एग्जाम का पैटर्न एग्जामिनर बदल रहा है। तो देखिए एक मैं नाम लिख रहा हूं, कृष्णकांत मैंने नाम लिखा है। सबसे पहले कृष्णकांत जी की बात की है, तो इनकी जो इनका कार्यकाल था वो 1997 से 2002 और 27 जुलाई 2002। देखिए मैंने 2 डेट लिखी है, ये इनका कार्यकाल था। कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं, कार्यकाल देखिए कृष्णकांत जी थे। कृष्णकांत जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, और इनका जो कार्यकाल था 1997 से 2000 तक इनका कार्यकाल था। लेकिन 27 जुलाई 2002 को इनकी मृत्यु हो गई। ये इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये चीजें लिखने का, देखिए हर इंसान की मृत्यु होती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि ये अभी तक देश के एकमात्र
उपराष्ट्रपति हैं जिनकी, अभी तक की मैं बात कर रहा हूं कि इसके पूर्व में नहीं, एक या दो नहीं, पहले नहीं, अभी तक के भारत देश के इतिहास में अभी तक के केवल और केवल कृष्णकांत जी ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा कि पद पर मृत्यु हुई है, मतलब 27 जुलाई 2002, और इसके पहले एक डेट और लिखूंगा, 25 जुलाई 2002। 25 जुलाई 2002 इसको क्या हुआ था? तो ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 27 जुलाई अगर ना याद रहे आप तो 25 जुलाई से याद रखिएगा। 25 जुलाई से आप कैसे याद रखेंगे कि 25 जुलाई को ही आपके नए राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने शपथ ली थी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2002 को। 25 जुलाई 2002 को जब इन्होंने शपथ ली और उसके 2 दिन के पश्चात जो है 27 जुलाई 2002 को कृष्णकांत जी की मृत्यु हो जाती है। तो अगर ये डाटा आप याद रख सकते हैं तो ये याद रखिएगा, ठीक जिस समय अब्दुल कलाम जी भारत के राष्ट्रपति हुए थे और उन्होंने शपथ लिया था उसके 2 दिन के पश्चात कृष्णकांत जी की मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं 2 नामों की। 2 नाम ऐसे हैं, एक आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, दो नाम मैंने इसलिए लिखे, देखिए ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और उसमें ये नाम जरूर याद रखिएगा, मोहम्मद हामिद अंसारी जी। ये अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, अभी हाल ही में भी ये चर्चा में थे। तो अब इनकी अगर हम बात करें तो ये देखिएगा 1952 से 1962 और ये 2007 से 2017, ये 2 लोग अभी तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में ये 2 नाम ऐसे हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। लगातार 2 बार, मतलब ये नहीं है कि 5 वर्ष कार्य किया और उसके बाद फिर कोई दूसरा और फिर ये निर्वाचित हुए, ऐसा नहीं है। लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति केवल और केवल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं और मोहम्मद हामिद अंसारी जी। ये 2 नाम ऐसे हैं जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। एक चीज और, अगर जब ये उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए तो देखिए ये तो उस समय बहुत महत्वपूर्ण था। ये उस समय ये यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे, ये यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे, जबकि ये विदेशी राजदूत थे, ये राजदूत थे। अगर हम इनकी बात करें तो ये विदेशी राजदूत थे और ये यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे। उस समय ये यूजीसी के अध्यक्ष थे और इन्हें जब उपराष्ट्रपति बनाया गया था तो ये चीजें हुई थी। अब अगर इसके बाद हम बात करें तो अगर हम करंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसी के साथ साथ देखिए मैं करंट की बात कर रहा हूं। 2 नाम मैं लिखूंगा फिर से, देखिए 2 नाम मैंने लिखे हैं। अब अगर इन 2 नामों की चर्चा करें तो इनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको लग रहा होगा कि अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, जब आगे की चीज लिखूंगा तो शायद आपके लिए आप समझ जाएंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। जो समझदार लोग हैं उनको थोड़ा सा तुरंत, जैसे ये डेट मैंने लिखी तो उनको अंदाजा हो गया होगा लिखने का रीजन। देखिए जो आपके हामिद अंसारी जी हैं, अभी तक के इतिहास में जो आपके करंट में भारत के जितने भी उपराष्ट्रपति हुए हैं उसमें एम वेंकैया नायडू जी और हामिद अंसारी जी, ये 2 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अभी जीवित हैं। तो ये ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के पूर्व हुआ और एम वेंकैया नायडू जी ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ और अभी तक के इतिहास में दोनों लोग जीवित हैं, क्योंकि इनके पूर्व में जो भी उपराष्ट्रपति हुए उनकी डेथ हो चुकी है। तो वेंकैया नायडू जी जो हैं वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनका जन्म हुआ था और हामिद अंसारी जी इनका स्वतंत्रता से पूर्व जन्म हुआ था। ये स्पेशल डाटा था, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर इसके बाद हम बात करें, देखिए एक स्पेशल बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
1969 की बात करें तो 1969 में हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु होने के पश्चात वीवी गिरी, वीवी गिरी ये उपराष्ट्रपति थे। ये उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो इनको जो है इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1969 में जब इनकी मृत्यु होती है तो वीवी गिरी भारत के उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। तो उपराष्ट्रपति के साथ साथ इन्हें यह कहा गया कि आप अपना जो है उपराष्ट्रपति का, जब भारत में राष्ट्रपति का मृत्यु हो गई तो इनका पद रिक्त हो गया। तो उस समय इन्होंने जो उपराष्ट्रपति थे ये राष्ट्रपति के पद का कर्तव्य, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने का इनको बोला गया, तो ये उसके लिए तैयार हुए और इन्होंने उसका निर्वहन करने की कोशिश की। लेकिन उसी बीच में ये हुआ, इलेक्शन की घोषणा हो गई। जब इनके कार्य कुछ जो है सही नहीं रहे तो इलेक्शन की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए वीवी गिरी स्वयं राष्ट्रपति पद के लिए जो है इलेक्शन लड़ते हैं। इसके लिए ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, ये अपने पद से इस्तीफा देते हैं। और 1969 में ही 1969 में ये जब अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो अपने पद से जब ये इस्तीफा देते हैं तो इन्हें जो है 20 जुलाई 1969 की बात कर रहा हूं मैं, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 जब ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो उस समय जो ये पद जब रिक्त हो गया तो एक साथ देश में 2 पद रिक्त नहीं किए जा सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन आई, तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये और ये डेट। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम हिदायतुल्लाह साहब ये कौन थे, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत के चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ये इस 20 जुलाई 1969 से 24 जुलाई 1969 तक के लिए भारत के उपराष्ट्रपति घोषित किए गए थे और इनकी ही देखरेख में पूरा चुनाव घोषित किया गया था और पूरा चुनाव हुआ था। और उपराष्ट्रपति पर रहते हुए इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन किया था। तो ये चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे लास्ट का डाटा था। तो इसलिए आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो 6 अगस्त 2002 को आपके उपराष्ट्रपति पद के लिए भी वोटिंग होगी। तो ये आपका उपराष्ट्रपति पद से रिलेटेड आपका डाटा था कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब अगर इतनी चीजें हो गई हैं, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए वो चीज सभी को पता है, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं, जब चीज माइंड में अगर आ जाती है तो बात कर लेनी चाहिए। क्या नारायण जी की बात करते हैं, तो ये के.आर. नारायण जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, ये उपराष्ट्रपति भी थे और बाद में राष्ट्रपति हुए, राष्ट्रपति भी हुए, लेकिन ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। ये अचानक से माइंड में आया तो ये मैंने इसलिए आपको बता दिया। ये पहले दलित राष्ट्रपति हैं अभी तक के इतिहास में, और जो पहले दलित राष्ट्रपति और उसके अलावा पहली महिला राष्ट्रपति आप सभी को पता है कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये आपकी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और पहले दलित राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण जी थे, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो ये आपका था आपके स्पेशल चीजें उपराष्ट्रपति पद से रिलेटेड, जिसमें उपराष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति का कुछ मैच हुआ था, क्योंकि वो चीजें मैंने आपको साथ इसलिए क्लियर की कि आपके मन में कोई डाउट ना हो। दोनों चीजें अगर साथ में होती हैं तो मन के डाउट तुरंत क्लियर होते हैं।
और सभी से अपील करूंगा फिर एक बार फिर से कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और सबसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद।